तो गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ बेटा, वही वाला पता है। पहले ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था वो वाला देख लेते हैं। सब बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। गुड इवनिंग बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, किसी ने किया ये वाला? सर स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दिख रहा है बेटा? नो सर। नहीं, ये सर दिख रहा है, तो दिख रहा है। दिख रहा है बेटा एक बार फिर है ना लीव करके वापस इन करो बेटा, फिर अगर ज्यादा अभी भी दिक्कत आ रही है तो। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, एक बार करके देखो आउट हो गए ना वो। ओके, एक दो बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी दिया और आंसर भी कर दिया मेरे को। वेरी गुड बच्चों। देखो यहाँ देखो, प्रोपोर्शनलिटी की बात आ गई। उसने क्या बोला है, जो प्राइस है यानी कि जो कॉस्ट है, प्राइस बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। प्राइस जो है वो क्या चल रही है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब जो भी इसका वेट होगा उसके स्क्वायर के अनुसार इसका जो है वो प्राइस क्या होगा, डिसाइड होगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक पर्सन क्या करता है, एक गोल्ड क्या 3 हिस्सों में बांट देता है। उसके पास एक गोल्ड की बड़ी स्लैब थी, उस स्लैब को उसने 3 हिस्सों में बांट दिया, मतलब उसका एक ओरिजिनल वेट जिसके उसने 3 हिस्से कर दिए, वेट 1, वेट 2 और वेट 3 में। क्लियर हुआ? मतलब क्या करा उसने कि उसने अपना पूरा का पूरा जो वेट था यानी कि पूरा का पूरा जो गोल्ड का वेट था उसको उसने 3 हिस्सों में बांट दिया। और ये जो तीनों हिस्से हैं इनके वेट का जो रेशियो चल रहा है यानी 1:2:3 था, सॉरी 3:2:1 था। मतलब ये था आपका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरे हिस्से के वेट का रेशियो था। इसका मतलब 3 हिस्से वेट 1 के, 2 हिस्से वेट 2 के और 3 हिस्से वेट 3 के। तो एक बात बताओ बच्चों, टोटल वेट तुमको नहीं लगता 6 होगा? मतलब सीधे सीधे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक 6 किलो का स्लैब था गोल्ड का, ठीक है ना, जिसको आपने 3:2:1 में तोड़ा, यानी कि पहला हिस्सा 3 किलो का, दूसरा हिस्सा 2 किलो का और तीसरा हिस्सा 1 किलो का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब उसने क्या बोला है कि अगर आप उस गोल्ड को ब्रेक करके बेचते हो तो आपको 6,220 रुपए का नुकसान होता है, 4,620 रुपए का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो सवाल में ये बोला हुआ था। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर हम टोटल वेट 6 कंसीडर कर लें तो पहला हिस्सा 3, दूसरा हिस्सा 2 और तीसरा हिस्सा 1 किलो का होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों सभी को? यस सर। हाँ, अब बच्चों अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, यानी हाँ इनकी कॉस्ट की, तो जो इसकी कॉस्ट बनेगी वो वेट के स्क्वायर पे चलेगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे 6 का स्क्वायर बनेगा। 6 का स्क्वायर यानी जो कॉस्ट बनेगी इसकी 36 की बनेगी। क्लियर हुआ? अगर वेट 6 किलो का है तो कॉस्ट क्या बनेगी उसकी, 36 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ठीक है, अब जैसे ही हमने देखा जो ओरिजिनल कॉस्टिंग उसकी होनी चाहिए कितने, 36 रेशियो उसके बराबर ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि वेट के स्क्वायर पे चलेगा, यानी कॉस्टिंग जो बनेगी उसकी, प्राइस कह लो या कॉस्ट कह लो, उसकी कॉस्ट बननी चाहिए 36 की। अब क्या करा, ये अगर आप ओरिजिनली बेचते तो ओरिजिनल यानी पूरा का पूरा जो स्लैब है 6 किलो का वो 36 में बिक जाता कि नहीं बिक जाता? लेकिन हमने ऐसे नहीं बेचा, हमने उसे ब्रेक कर करके बेचा। सर मतलब फर्स्ट हिस्से की कॉस्ट, सेकंड हिस्से की कॉस्ट और थर्ड हिस्से की कॉस्ट। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर स्क्वायर क्यों करेंगे? उसने बोला है ना जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर पे चल रहा है, अपन ने थोड़ी किया। वो बोल रहा है देखो, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, यस सर। तो बाकी 36 का नहीं बिकेगा, लेकिन ये उसके वेट का रेशियो, उसकी कॉस्ट का रेशियो जरूर होगा।
ठीक है। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं cos फर्स्ट, cos सेकंड और cos थर्ड की, तो देखो पहला हिस्सा है उसका cos क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9। जो दूसरा हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। और जो तीसरा हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यानी कि ये जो कॉस्टिंग है वो किस पे चलने लगी, स्क्वायरिंग पे चलने लगी। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? ये कुछ नहीं किया, जो मैंने वेट कंसीडर किया उसका स्क्वायर करके हमने क्या बनाया, उसका कॉस्ट का रेशो बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका मतलब ये हुआ कि वेट 1 वाला जो आपका हिस्सा है वो 9 में बिकेगा, वेट जो सेकंड वाला हिस्सा है वो 4 में बिकेगा, और ये जो थर्ड वाला हिस्सा है ये 1 में बिकेगा। यानी कि अगर आप टुकड़े करके बेचोगे तो ये 9 का गया, ये 4 का गया, ये 1 का गया, यानी कि उसकी प्राइसिंग कितनी बन रही है, 14 बन रही है कि नहीं बन रही है? सीधा सा लॉजिक ये है कि बच्चों अगर बिना ब्रेक करे हम 6 रेशो का स्लैब बेचते तो वो 36 रेशो में बिकता, लेकिन जब हमने उसे ब्रेक करके बेचा तो 3 रेशो 9 में बिकेगा, 2 रेशो 4 में बिकेगा और 1 रेशो 1 में बिकेगा। यानी कि टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, 14। यानी बिना ब्रेक करे 36 का और ब्रेक करने के बाद 14 का बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सभी बच्चे यहाँ लॉजिक लगाने की कोशिश करो, जल्दी बताओ मुझे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? अगर ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई तो फिर बच्चों आंसर भी आ गया है। देखो लॉजिकल सी चीज है, अगर मैं बिना ब्रेक करे अगर उसे बेचता 36 में बेच जाता, लेकिन ब्रेक करके बेच रहा हूं तो 14 रेशो में बिक रहा है, यानी लॉस हो रहा है कितने का, सीधे सीधे लॉस हो रहा है हमें कितने का, 22 रेशोस का। सीधे रेशो लॉस पे चला गया, सीधे 22 रेशो की वैल्यू आ रही है। मतलब जो पहले हम 36 में बेच सकते थे, टूटने के बाद वही चीज 14 की बिक रही है। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे रेशो के हिसाब से लॉस हमारा 22 रेशो का है, और रुपए से हिसाब से बता रहा है वो 4620 के बराबर है। हमें बताना है उसकी इनिशियल प्राइस बिना ब्रेक करे, बिना ब्रेक करे उसकी प्राइस कितनी हुई, 36 रेशो के बराबर है। 4620 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 36। फटाफट कर लो, ये आ गया आपका 210, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7560 रुपीज। मतलब ओरिजिनल उसकी कॉस्ट इतनी थी, लॉस इतने का गया तो फिर इतने का बिक रहा है वो। ठीक है ना बच्चों? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको एक एक कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मेरा लाइट चली गई। ये वाली चीज एक बार देखो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। तो इजी था, जिन बच्चों ने घर पे देखा होगा उनको तो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या किया हमने। वेरी गुड बच्चों। अब ये लास्ट चीज आपकी, लास्ट में कई बच्चों के पास मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज किया था कई बच्चों ने, और बच्चों को कंफ्यूजन आए तो करना भी चाहिए इस वाले सवाल में। ये वाले सवाल की ट्रिक तो सबको बता दी थी लास्ट क्लास में, सबको समझ में भी आ गया था, लेकिन कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसकी एक्स वाली मेथड में। क्लियर हुआ बच्चों? तो एक बार मैं ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्स वाले मेथड से। लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, 2 क्लास थी, 2 क्लास में इनिशियल रेशो था, दोनों क्लास की स्ट्रेंथ का मतलब ए सेक्शन और बी सेक्शन का 5:9। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। दोनों क्लास में 5-5 बच्चों ने एडमिशन लिया, और उसके बाद उसका रेशो हो गया कितना, 4:7। तो बेटा यहाँ पे आपके 2 रेशो हैं, ये पुराना रेशो है और ये नया रेशो है। ये पहले का रेशो, ये 5 एडमिशन ऐड होने के बाद का रेशो है। तो बच्चों देखो, इसको मैंने एक्स मेथड से किया। मैंने क्या कंसीडर किया कि इनिशियली ए सेक्शन में 5x स्टूडेंट है, ठीक है, और इनिशियली बी में 9x स्टूडेंट है। तो कई सारे बच्चों ने यहां तक सही किया। फिर बोला है कि भैया पहली क्लास में भी 5 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और दूसरी क्लास में भी 5 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी अगर दोनों क्लास में 5-5 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो नई वाली जो स्ट्रेंथ ए सेक्शन की है वो 5x+5 हो जाएगी, नई स्ट्रेंथ। ठीक है, और नई वाली स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 9x+5। सबसे पहली बात बच्चों देखो, ऊपर वाले रेशो में मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप नीचे x का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लायर सेम रहता है, अलग अलग, दो अलग अलग रेशो के लिए दो अलग अलग रहेगा। यहाँ पे तो आप x का मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर यहाँ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे करना है तो आएगा करो, यानी एक नए वेरिएबल का। आप सेम मल्टीप्लायर पहली बात बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो। मतलब ये आपका इनिशियल कंडीशन में है और ये आपका फाइनल कंडीशन की स्ट्रेंथ है, और फाइनली जो उसका रेशो है वो बता रहा था 4:7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? तो फिर इसके हिसाब से अगर हम बेटा देखें तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, 5x+5
और 9x + 5 बराबर 4/7। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ को रेशियो के सामने पट करके क्रॉस करेंगे और सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। सर सवाल था क्या कि 15 की कई वैल्यू, कई बच्चे वैल्यू किस में रख रहे थे, 4 और 7 में, बल्कि आप गलत वैल्यू पुट कर रहे हो इसमें। जब हमने सर 4 और 7 में x का मल्टीप्लाई ही नहीं किया तो आप 4 और 7 में 15 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है, x की वैल्यू आप वही रख सकते हो जहां x दिख रहा है। मुझे सर इनिशियली x यहाँ दिख रहा है और फाइनली यहाँ दिख रहा है। हाँ बेटा, अब कौन बोल रहा था बताओ। सर तो ये जो 15 वैल्यू आई है एक्स की, हाँ, वो तो पुराने वाला जो ये रेशियो है 5x 9x, ए और बी का रेशो नहीं पुराना है, वाला। ओरिजिनल 5x और 9x रेशो नहीं है, अभी ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई है, तभी हमने x का मल्टीप्लाई किया ताकि उसे हम ओरिजिनली कन्वर्ट कर सकें। अब ये रेशो तो 5:9 था, x का एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ओरिजिनल वैल्यू है बेटा अभी है। समझ में आई बात? ओके सर। ओरिजिनल वैल्यू ए की ये हो गई, बी की ये हो गई, और फाइनली ए की ओरिजिनल वैल्यू ये है, बी की 4:7 तो इन दोनों का रेशो है, पर ओरिजिनल वैल्यू तो यही दोनों है ना। एक्स का मल्टीप्लाई ही इसलिए करते हैं ताकि उसको हम ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर कर सके। ठीक है, सभी क्वेश्चन में सर ऐसा ही करना पड़ेगा ना, जो ये जो नई इक्वेशन बनेगी एस की वैल्यू उसमें ही ऐड करनी होगी ना। हाँ, इसमें 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 रखोगे ना, ये तो इन दोनों का रेशो है। ओके ठीक है सर। ना, 4 और 7 जो है ये तो इन दोनों का रेशो है, तो रेशो में हम वैल्यू थोड़ी पुट करेंगे। हमको x की वैल्यू तो वहां पुट करेगी ना जहां पे x की वैल्यू हमें दी हो, जहां 4 और 7 में x का मल्टीप्लाई है क्या बेटा? नहीं है ना, तो सीधी सी बात है, आप x का मल्टीप्लाई यहाँ कैसे कर सकते हो? अगर आपको इस रेशो में मल्टीप्लायर डालना है तो आप बोलो कि यार इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका 5x है और 9x है, और फाइनली क्या हो गया, वो 4y, और ये कितना हो गया तुम्हारा 7y। हाँ तो 4:7 चलाओ हैं। 4:7 में हम ऐड नहीं करेंगे सर, लेकिन 5x 9x में ये ऊपर वाली जो वैल्यू है 5:9, हाँ, उसमें हमने x कंसीडर किया था ना, तो हम उसमें x की वैल्यू नहीं डाल सकते सर। इसमें डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो। तो आंसर यहाँ पे नहीं आता। डालोगे तो 75 आएगा, यहाँ पे डालोगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। हाँ, ठीक है ना, लेकिन ये कौन सी है, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, और हमको कौन सी बतानी है, फाइनल वैल्यू। तो इसमें 5 जोड़ोगे तो 80, इसमें फाइनली 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140। आप इसमें भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर इससे आपको पुरानी वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, फिर उसमें जब आप 5 ऐड कर दोगे तो नई वाली करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया बेटा। हाँ, ये तो ये चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं एक्स में। अब देखो, जैसे कि मेरे को ये भी एक बच्चे ने बोला था कि हाँ, शायद विपुल ने बोला था कि सर मैं तो ट्रिक से कर लूंगा क्योंकि ट्रिक मुझे समझ में आ गई है और वो चल भी रही है। पर मैंने उसे कहा था बेटा ट्रिक तो आपकी कब चलेगी, जब आपके यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल ऐड हो रहे हो, तो आप वो जो मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी आप ट्रिक चला सकते थे। लेकिन अगर नंबर अलग अलग ऐड हो रहे हो, तो जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, उसने बोला होता कि पहली क्लास में 5 बच्चों ने एडमिशन लिया और दूसरी क्लास में 6 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो आप यहाँ 5 जोड़ते और ये 6 जोड़ते। उस केस में आप ट्रिक नहीं लगा सकते थे, उस केस में आपको एक्स से ही आना पड़ता। तो इसलिए एक्स वाली मेथड इंपॉर्टेंट है, खासकर उलझे हुए सवालों में। ठीक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल यही बोला था, और केवल एक नहीं, कम से कम 3-4 बच्चों के मेरे पास इस पे डाउट लेके, हाँ, इस पर डाउट लेके मेरे पास मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे। तो बच्चों अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो ऐसे झिझका मत करो कि अब तो निकल गई क्लास यार, अब कैसे करेंगे। अगर किसी को ज्यादा ही वो हो तो आप वीडियो पहले देख लो आराम से बेझिझक होके, पहले वीडियो देख लो, और नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम में। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई कर तो सकते हो पर वो रेशियो एडजस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि इक्वली इंक्रीज होता है। अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर वो इक्वली इंक्रीज होगा, और अगर इक्वल इंक्रीज नहीं होगी तो फिर मल्टीप्लाई करके ट्रिक नहीं चल पाएगी ना बेटा। ठीक है, वहां पे नंबर अगर इक्वल जोड़े जाए तो इक्वल आप मल्टीप्लाई करो, तो इक्वल इंक्रीज कराओ तो समझ में आता है। जब इक्वल ऐड ही नहीं हो रहे हैं तो अपन इक्वल इंक्रीज करा के कर क्या लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर ये रेशो की चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो मैं एक चीज देता हूं, जब अपन स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, क्लियर हुआ। प्रॉफिट लॉस जब अपन पढ़ रहे होंगे तो ये ट्रिक की जो छोटी छोटी चीजें है ना रेशो की, कितनी काम में आएगी अब तुम्हें समझ में आएगी तब। ठीक है ना, और कई सारी बातें तो तब समझ में आएगी जब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, और अगला टॉपिक तो रेशो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला टॉपिक तो बैंक के हिसाब से देखा जाए तो रेशियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, पर फिर भी यार ये वाली चीज जो है परसेंटेज वो ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन बेटा अपन करेंगे बाद में, ठीक है। फंडामेंटल टॉपिक पहले निपटा लो। मिक्सचर तो रेशियो का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। मतलब रेशियो में भी और शॉर्ट करना हो तो वो बना दे। यार ये क्या हो रहा है, अरे यार ये दिक्कत क्या आ रही है यार। एक मिनट यार, अब ठीक। मिक्सचर एंड एलिगेशन बाद में, पहले अपन देखेंगे क्या, परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब परसेंटेज अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे, तो परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बेटा, रेशियो कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, बहुत क्लासों से चल रहा है ना अपना, ठीक है। तो रेशियो कंप्लीट हो गया तभी तो मैंने परसेंटेज निकाला। देखो कब से चल रहा है हमारा रेशियो, काफी सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए, और भी ऐसा नहीं है कि मैंने सारे टाइप के करा दिए होंगे, हाँ, लेकिन सारे के सारे इन्हीं टाइप से लिंक करेंगे आपके। आप कोई भी क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो, एक्ट वाली मेथड या कोई ना कोई सी मेथड आपकी यूज में आएगी और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमें आगे भी बढ़ना है, एक ही टॉपिक तो हम कर नहीं सकते ना। अब हम देखने में क्या लगा ले बेटा, परसेंटेज। ये तो फंडामेंटल टॉपिक है, इनके कंसेप्ट पे ध्यान देना है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना दो आपको। अब हम देखने वाले हैं बेटा परसेंटेज। परसेंटेज हालांकि रेशो का ये कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है, मतलब परसेंटेज को आप रेशो में और रेशो को आप परसेंटेज में भी सवाल चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर रेशो तुम्हें समझ में आ गया, परसेंटेज में दिक्कत है, कर दो उसको रेशो में कन्वर्ट, फिर तो बना ही लोगे ना तुम। तो ये बच्चों क्या होता है ना, परसेंटेज आपका फंडामेंटल टॉपिक है। खास बात किसका, खास का तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा परसेंट पे चलेगा, पूरा ही परसेंट पे चलेगा, मतलब कोई ट्रिक व्रिक नहीं, बेस ही उसका परसेंटेज है। एसआई और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉपर परसेंट का एप्लीकेशन है। उसके बाद में तुमने देखा होगा तुम्हारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, डीआई, जो तुम्हारे प्री के पेपर में भी 10 नंबर की आ जाती है, उसमें भी जो आपको ग्राफ दिया होता है बेटा, वो बताएंगे ना बेटा, परसेंटेज वाले जो फ्रैक्शन है वो सबसे पहले बताए जाएंगे, है ना। हाँ, तो वो इसमें जो आपको डीआई वगैरह भी बनाता है ना, वो डीआई में भी जो डेटा होता है वो परसेंटेज में ब्रेक करके दे देता है। मतलब डीआई तक में डेटा तक परसेंटेज में ब्रेक करके दिया जाता है, और सवाल भी यही पूछता है, 2 नंबरों का परसेंटेज बता दो या 2 नंबरों का रेशियो बता दो। मतलब परसेंटेज केवल यहाँ नहीं है, परसेंटेज मतलब इनडायरेक्टली सही, लेकिन आपके एक बैंक के पेपर में कि मैथ्स के सेक्शन में 50% क्वेश्चनों में परसेंटेज कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता है। मतलब लगभग आधे पेपर में परसेंटेज कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व डेफिनेटली हो रहा होता है। या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, पर इन्वॉल्व जरूर होगा तुम्हारा परसेंटेज। तो याद रखो बच्चों, परसेंटेज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज का जो बेसिक रूल है या बेसिक काम है, काम इसका वही है जो रेशो का था। बेसिक काम है इसका भी कंपेयर करने का, कुछ और नया काम नहीं है। कंपेयर तो हम परसेंटेज से भी हम कंपेयर ही करते हैं, कंपेयर करने के ही काम में आता है। और जब हम कंपेयर कर रहे होते तो मिनिमम हमको 2 लोगों की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये चीज याद रखना। सबसे पहले तो परसेंटेज की मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहला चीज तो परसेंटेज का पॉइंट यही है, परसेंटेज इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। पहला पॉइंट तो सभी लोग ये लिख लें, बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहली बात तो क्वांटिटी को कंपेयर करने के बहुत काम में आता है। दूसरी चीज, परसेंटेज बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, और इट इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। मतलब परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एक तरह का फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अभी मैं केवल थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक अब तुम बोलोगे कि सर कंपैरिजन कैसे कंपेयर करना, मतलब बच्चों आप खुद देखो ना, जैसे एक बच्चा है उसको आते हैं 400 नंबर, ठीक है, दूसरा बच्चा है उसको आते हैं 600 नंबर, ठीक है। अब ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है।
अब मुझे ए और बी को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा अच्छा पढ़ता है, 400 नंबर वाला कि 600 नंबर वाला, कैसे पता करोगे? कौन ज्यादा अच्छा पढ़ता होगा? ए के 400 नंबर है, बी के 600 नंबर है, कैसे पता करोगे? डिवाइड बाय 100 ना। बी अच्छा पढ़ता है, बी ऐसे कैसे अच्छा पढ़ता है बेटा, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे, मतलब ऐसे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तुम। जो कोई जरूरी थोड़ी, ऐसे थोड़ी, क्यों ए को 500 में से आए तो और बी के 1000 में से निकालो तो, ऐसे थोड़ी ना। अगर अपन किसी से नंबर पूछ लो और पता कर ले कि हाँ ये ज्यादा अच्छा पढ़ता है 600 वाला, अरे उसको 1000 में से आए हैं और इसके 400 में से। इसीलिए अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है या बेकार पढ़ता है, उसके लिए अपन उससे क्या पूछते हैं, उससे उसके नंबर नहीं पूछते, उससे पूछा जाता बेटा तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं। तो ये ए बताता 80% से सर मेरे को, बी बताता है 60% से मेरे को, तब हम बोलते हैं हाँ नहीं ये अच्छा पढ़ता है। तो इसी तरह से बच्चों अगर आपको कंपेयर करना होगा ना, तो परसेंटेज बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। जैसे कंपेरिजन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक के 50 है, दूसरे के 55 है, जैसे कि ये हो गया आपका x और y। तो कंपेयर कैसे करेंगे हम, देखो हम y को x से भी कंपेयर कर सकते हैं और x को y से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे? जैसे कि अगर हम y को कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे, यार y को 5 नंबर ज्यादा है, किससे? x से। यानी इस कंडीशन में मैंने y को कंपेयर कर दिया किससे? x से। मैंने बोला y तेरे को कितने 5 नंबर ज्यादा है, लेकिन मैंने अपनी बेस वैल्यू किसको रख के कहा था? x को बेस रख के मैंने y के बारे में बताया कि y को क्या है, 5 नंबर ज्यादा। कंपैरिजन हुआ, ठीक है। या फिर क्या करोगे, या तुम x को कंपेयर करोगे y से, मतलब अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू तुम y की मान लोगे और x को बोलोगे देख रहे तेरे को 5 नंबर कम है। आपने बेस किसको रखा? y को, और बोला देख तेरे को 5 नंबर कम। तो ये दोनों देखो नंबर दोनों सेम है, डिफरेंस भी दोनों का सेम है, पर बोलने का तरीका बदल गया, ठीक है ना। ये 50 है, ये 55 है, दो ही नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी 5 का है, कुछ नहीं बदला है, बोलने का तरीका बदल गया है और कंपेयर करने का तरीका बदल गया है। क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट चीज परसेंट में क्या होती है पता है, आप कंपेयर किससे कर रहे हो, नंबर कुछ भी हो, डिफरेंस कुछ भी हो, किसी से भी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किस नंबर की तुम वैल्यू निकाल रहे हो, किस नंबर का तुम परसेंटेज निकाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किससे, जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो। मतलब जब मैं y को बोल रहा था ए वाई तेरे को 5 नंबर ज्यादा है, लेकिन किससे कंपेयर करके बताया था? x से। तो उस केस में x हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, हमारी बेस वैल्यू यही थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी इंपॉर्टेंट हमारे लिए x था, ना कि y, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो खुद सोचो ना, मतलब जैसे कि कोई क्रिकेट में खिलाड़ी है, ठीक है ना, कोई क्रिकेट में खिलाड़ी आएगा, अपन किसी की क्रिकेट के खिलाड़ी को बोलेंगे कि यार कौन अच्छा है कौन बेकार है। जैसे कि कोई भी आता है क्रिकेट में, किसी भी हम खिलाड़ी को कंपेयर करते हो तो हम सीधे सचिन से करने लगते हैं। हम उसको हमेशा इसी बात से कंपेयर कर रहे थे, यार नहीं यार सचिन से इसने 2 शतक ज्यादा मार लिया, सचिन से इसने 2 शतक कम मारे। सामने वाला सचिन से बेहतर भी हो सकता है, सामने वाला सचिन से बेकार भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए बेस एक ही है, वो भी कौन? सचिन। तुम बोलोगे नहीं ये सचिन से ज्यादा है और तुम बोलोगे नहीं ये सचिन से कम है, लेकिन आपके लिए स्टैंडर्ड क्या है? सचिन। इंपॉर्टेंट क्या है वहां पर? सचिन है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगला उससे अच्छा भी हो सकता है, अगला उससे बेकार भी हो सकता है, लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे हो? पूरा का पूरा परसेंटेज हमेशा इसी बात पर बेस्ड रहता है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा अभी परसेंट की जब मैं थ्योरी समझाऊंगा ना, तब आपको ये वाली पॉइंट में बिल्कुल बताऊंगा, मालूम है क्या? जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, वही 100% होता है, और बिना कंपैरिजन के परसेंटेज यूज नहीं होता है कभी भी। हमेशा याद रखो बच्चों, चाहे तुम किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालो, कैसे भी निकालो, हमेशा बेस वैल्यू पे निकालोगे। बेस वैल्यू वही जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, बिना उसके बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल चलो, अब वो कैसी बात है क्या बात है, जब मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा तब तुम्हें धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। जैसे कि चलो अच्छा ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो क्लास में भी 50 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो अपनी एक ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन नहीं, अपनी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, कम से कम 10-12 हॉल है, उसमें 2-3 अलग अलग फ्लोर है, हम वहां बैठे हुए हैं और हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लास में बच्चे बैठे हैं 50। अब मैं बोलना चाहूँ कि यार बताओ, तुम्हारी क्लास में तो 50 बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे, लेकिन ये कितने परसेंट है? मैंने कहा तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं? कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं, कौन बता सकता है?
तुम्हारी संख्या 50 है, मैंने बता दिया। अब बताएगा कोई तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बच्चे हैं? 50% बताएं। 50% नहीं बता रहा हूं, 50 नंबर बता रहा हूं मैं। तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, न्यूमेरिकल नहीं, अरे बेटा परसेंट नहीं बोला है यार। मैंने कहा तुम्हारी क्लास में बैठे हैं 50 बच्चे, नंबर दिया हुआ है, नंबर। मैं वही यही पूछ रहा हूं मैं। हम नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। तुम नहीं बता सकते हो कि तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जब तुम्हें बोला था कि तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, लेकिन सर कंपेयर किससे किया आपने तो बताया नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे ये पता करना है कि तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर आपने कंपेयर ही नहीं करा। बताते हैं हम परसेंट, आप बताओ तो। हमारी फ्लोर पर जितने बच्चे बैठे हैं उसके हिसाब से बताएं, हमारी बिल्डिंग में जितने बच्चे बैठे हैं उसके हिसाब से बताएं, या फिर जितने हमारे मोहल्ले में बच्चे बैठे हैं उसके हिसाब से बताएं, हमारी स्टेट में जितने बच्चे बैठे हैं उसके हिसाब से बताएं, या फिर पूरे देश में के हिसाब से बताएं। तो एक 50, लेकिन इस 50 कंपेयर किससे करना है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? टोटल वैल्यू क्या है? पूरी बिल्डिंग के हिसाब से कंपेयर करना है या हमारी फ्लोर के हिसाब से कंपेयर करना है? ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप फ्लोर के हिसाब से कंपेयर करोगे तो परसेंटेज वैल्यू x निकलेगी, और अगर आप पूरी बिल्डिंग के हिसाब से कंपेयर करते हो तो उसकी परसेंटेज वैल्यू y निकलेगी। मतलब एक ही नंबर की अलग अलग परसेंटेज वैल्यू निकल सकती है। मतलब तुम 50 का परसेंटेज वैल्यू बताओगे ना, इसी 50 की तुम अलग अलग परसेंटेज वैल्यू बता सकते हो अगर तुम बेस चेंज करते हो। मतलब अगर फ्लोर से कंपेयर करोगे तो कुछ और आंसर, बिल्डिंग से कंपेयर करा कुछ और आंसर, पूरे मोहल्ले के हिसाब से कंपेयर किया तो कुछ और आंसर। क्योंकि 50 की परसेंटेज वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो। जब तक वो नहीं मिलेगा तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम किसी की परसेंटेज वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। चाहे मैं हूं, चाहे एग्जामिनर हो, चाहे कोई भी हो, आपको बताना ये पड़ेगा कि आखिर इस 50 को या किसी भी XYZ नंबर को हम कंपेयर करें तो करें किससे? टोटल का पता होना जरूरी है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। भले ही टोटल पता हो चाहे ना पता हो, कंपेयर किससे कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा था। पहली चीज तो यहाँ पे बस कंपेयर। अब समझ में आया? एक वर्ड जो कंपेयर लिखा था वो कितनी बड़ा तरीके से एलेबरेट हम कर सकते हैं। बस एक वर्ड को समझाया मैंने, कंपेयर। कंपेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन परसेंटेज। दूसरा तो यहाँ पे समझ में आएगा होगा, परसेंटेज इज द फ्रैक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। परसेंटेज आपसे समझ में आ रहा है ना? पर 100, परसेंट यानी पर 100। यहाँ पे यानी कि हर बात पर 100 के हिसाब से ही होती है। 2 पॉइंट याद रखना, कंपेयर और पर 100 पे करना है। कंपेयर करना है लेकिन पर 100 पे करना है। ठीक है। चलो बच्चों, बेसिक सी चीज तो हो गई हमारी, लेकिन मेरे को 2-3 चीजें बताओ जरा कैलकुलेट करके। व्हाट इज 20%? इसका मतलब तो यही हुआ। 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब ये हुआ ये एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे 5%, ये छोड़ दो। अगर किसी ने लिख दिया भैया 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ? अरे 20% का मतलब, इसका मतलब ये हुआ 20 तो है पर 100 में से, यानी क्या 1/5। अच्छा, अगर किसी ने कहा 25%, 25% का लिख के आ जाएगा तो क्या समझोगे? 25 को कंपेयर किया जा रहा है 1/100 से, यानी 25 पर कितने में से? 100 में से। यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू या रेशियो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। ठीक है ना? तो याद रखो, अगर कहीं परसेंटेज लिखा तो लिखा है ना whose denominator is always 100। तो बस इसी बात को अगर आप याद रखोगे तो मैं बेसिक चीजें कुछ बता पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हो 20% ऑफ 35, बताओ कितना आएगा? 7 और क्या? 20% का मतलब क्या हुआ? 20% ऑफ 35 का मतलब ये हुआ 20 अगर 100 में से है तो 35 में से कितना हिस्सा बनेगा? अगर 20 हिस्से तुम 100 में से निकाल रहे हो तो 35 में से कितने हिस्से निकालोगे? ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ गया तुम्हारा 1/5, और 5 से कट गया कितना आ गया? 7। सीधे से दूसरा। चलो अगला करके दिखाना। जैसे कि किसी ने कहा जरा 25% निकाल के दिखाओ।
किसका? 24 का। चलो निकाल के दिखाओ तो फटाफट फटाफट आंसर आना है। 6 आएगा। बस बात खत्म। इसका मतलब तो ये होगा ना, अगर 2500 में से तो 24 में से कितना जाएगा? 4 से क्या कितना आ गया जी? कितना आसान है, सही है ना? अब चलो फिर अगला बताना है। फोर्टीन 2/7% ऑफ 84, ये निकाल के दिखाओ। अच्छा, अभी जब मैंने 20% पूछा तो खटाखट 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 साफ लिख रहे थे। जब 25% पूछा जल्दी जल्दी 6 टाइप कर दिया। इसका जल्दी जल्दी टाइप क्यों नहीं कर पा रहे हो? टाइम क्यों लगा रहे हो उसका जवाब? अच्छा चलो ये आ गया तो फिर ये बताना भाई। ये बता के दिखाओ। छोटे छोटे नंबर निकलवा रहा हूं मैं। टाइम लग रहा है, क्यों पता है क्यों? कुछ बच्चों को टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी फ्रीक्वेंटली तेजी से आंसर दे रहे हैं। क्या रटा हुआ है उनको? नहीं। देखो बेटा आप ध्यान से, ट्वेंटी 28 तो नहीं है। देखो बच्चों आप ध्यान से, 14 2/7% आप कैसे निकालोगे? बोलोगे 14 2/7% का मतलब पर 100, और यहाँ पे आ रहा है बच्चों आपका कितना? 84। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? इसको रिजॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 98 + 2 यानी 100/7, और यहाँ पे आपका आएगा कितना? 100 मल्टीप्लाई बाय 84। फिर क्या करोगे? इससे इसको काट दोगे, यानी कि कितना आ गया आपका? 1/7 ऑफ 84। अब काटोगे और बोलोगे 12। यही करोगे ना? जैसे कि यहाँ पे जब 20% बोला था तो तुमने क्या करा था? 20% पूरा का पूरा रिजॉल्व किया था, बोला था 20/100। अब यहाँ तो टाइम नहीं लगता, सीधे दिख जाता है 1/5। 5 से डिवाइड मारना है। तो बच्चों जब तुम्हें पता है कि 20% के लिए क्या करते हैं हम, 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता है? जैसे यहाँ तो 20% जैसे मैंने निकाला ऐसे निकालो। यहाँ पे अगर तुम्हें याद है कि यार 20% का मतलब तो 1/5 होता है, तो डायरेक्टली 5 डिवाइड मार के 7 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम पूछे तो 25% मतलब क्या होता है? 25/100 यानी 1/4। आप डायरेक्टली 24 में भी 4 का डिवाइड मार के भी तो 6 आंसर कर सकते थे। क्लियर हुआ? अब 25 और 20 की कैलकुलेशन कोई ज्यादा हैवी नहीं पड़ती, वो तो आप ऐसे भी करोगे तो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आया 14 2/7%, इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा एक बात बताओ? लेकिन जिन बच्चों को ये पता होगा कि 14 2/7% का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, जो कि हमने फाइनली किया हुआ है, तो उसको इतनी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे 14 2/7% निकालना है, मतलब 84 में क्या हमको 7 का डिवाइड मारना है, आंसर ऐसे ही आ गया 12। जैसे 87 1/2% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 7/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/8। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा कितना? 28। 16 2/3%। 16 2/3% को रिजॉल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी बनती है? 1/6। 16 2/3% निकालना मतलब 6 का डिवाइड। जैसे 20% का मतलब 5 का डिवाइड, 25% का मतलब 4 का डिवाइड, उसी तरीके से 14 2/7% का मतलब 7 का डिवाइड। ठीक है ना? 16 2/3% का मतलब 6 का डिवाइड, और आंसर आएगा कितना? 3। तो अब समझ में आई बच्चों आखिर परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू क्यों याद होनी चाहिए? और परसेंटेज की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो अभी मैं कंसेप्ट पे नहीं गया हूं, अभी मैं केवल कैलकुलेशन पे गया हूं। कंसेप्ट तो वो केवल वही चलते फिरने वाला, परसेंटेज में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है इसलिए बता दिया। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये फटाफट फटाफट एग्जांपल लिख लो तो परसेंटेज के किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यूज कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू। देखो आप सारी की सारी तो रट नहीं सकते हो, 100 तक हर नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे रटते बैठोगे, लेकिन अपन उन परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू याद करेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है। सॉल्व करके बताऊं बेटा 87 वाला,
चलो 87 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करके दिखाता हूं। 87 और 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा 174 प्लस 1 यानी 175/2 और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा आपका 100। 25 से क्या 7 टाइम्स में, 25 से क्या 4 टाइम में, तो कितना आ गया बेटा आपका 7/8। रोजी क्लियर हुआ, मयंक क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ना, ऐसे तुम 62/3% को भी सॉल्व करते हो, उसका आता 50/3%, तो वहां से भी 1/6 लगता है। अब तुम ये भी तो देखो, कैलकुलेट करने में बिना बात के मैं 5-10 सेकंड क्यों लगाऊं? अगर मुझे ऐसे ही याद है 62/3% का मतलब 1/6 होता है, तो इतना मैं करूंगा ही नहीं। आई थिंक अब तक तो लिखा गया होगा सबका, मैं क्लियर कर रहा हूं। और कुछ परसेंट की, इंपॉर्टेंट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूं। यार कितना परसेंट लिखा होगा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको कैसे याद करनी है या क्या याद रखनी है? टेबल स्क्वायर याद होना जरूरी है, उसी तरह से परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होना जरूरी है, जो कि मैं बता रहा हूं। देखो 100% का मतलब 100/100 यानी 1। ठीक है, किसी का भी 100% निकालना मतलब कुछ निकालना ही नहीं है, एक ही है बस। अच्छा 100 का हाफ होता है 50%, तो 50% का मतलब क्या हुआ 50/100 यानी 1/2। मतलब अगर किसी का 50% निकालना है मतलब उसका क्या करना है, उसका आधा करना है, उसका हाफ करना है। समझ में आएगी नहीं आई बात? अच्छा 50 के नीचे और गिरे तो आएगा इसका हाफ 25%। 25% का मतलब हाफ का भी हाफ यानी 4। अगर किसी का 25% निकालने को बोल रहा है यानी उसका आप 1/4 करो। समझ में आएगी नहीं आई बात? अच्छा बच्चों एक और चीज, अच्छा 25 का डबल कर दे तो 50 होगा। 25 का बच्चों अगर अपन डबल कर दे तो 50 होगा। अच्छा बच्चों अगर हम 25 का ट्रिपल कर दें तो 75%। तो देखो इससे लॉजिक क्या बनता है, इससे एक नई लिंक बनी। नई लिंक क्या बनी, अगर मुझे 25 का मालूम है 1/4 है, तो 25 के ट्रिपल का क्या होगा? 25 के ट्रिपल के लिए भी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी, मतलब 1/4 भी क्या हो जाएगा 1/8 1/4 हो जाएगा ना, ट्रिपल ही तो किया। अगर 75 25 का ट्रिपल है तो 75 का फ्रैक्शन भी 1/4 का ट्रिपल होगा यानी 3/4, सीधे काम खत्म। ठीक है ना। देखो अब तुम बोलोगे सर 75 का तो हम ऐसे निकाल पा रहे, ये क्यों बताया? ये मैंने 75 के परसेंटेज के लिए नहीं बताया, मैंने अगले के लिए बताया। देखो अच्छा 25 का बच्चों अगर हम और हाफ कर दे, और हाफ, तो इसको यहाँ तो तुम क्या बोल दो 12.5, यहाँ बोल दो 12 1/2%, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। 12.5 या फिर 12 1/2 वो एक ही बात है। तो 25 का भी आधा है ना, तो 1/4 का हाफ क्या होगा 1/8। मतलब पूरी लिंक में हाफ 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 पे जमाता जा रहा हूँ 1/8। अच्छा 12 1/4 2 का और हाफ मालूम है क्या होता है 6 1/4%। ये 12 का भी हाफ हो गया, 12 का भी हाफ यानी 1/8 का भी हाफ कितना हो गया 1/16। 6.25 भी बोल सकते हो, 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.25। तो 6.25 कहते हैं वो, चाहे 6 1/4 कहते हैं वो, एक ही बात है। देखो अब बच्चों जैसे कि 12.5 की मैं बात कर रहा था। हाँ अब ध्यान से देखना बच्चों, जस्ट हाफ के हिसाब से चलेगा अपना, है ना। 12.5% का डबल तो 25 होता है, 12.5 इंटू 2 25। ठीक है, 12.5 इंटू 3 क्या होता होगा 12.5 इंटू 3 that is 37 1/2, that is 37 1/2। 3/8 हाँ तो यहाँ 37.5, इसका मतलब क्या हुआ हाँ 3/8। वेरी गुड। जब परसेंटेज की वैल्यू ट्रिपल है तो फ्रैक्शन भी ट्रिपल होगा। अच्छा इसी तरीके से अच्छा 12.5 का 4 गुना तो 50 होगा, 12.5 इंटू 4 करना 50 आ जाएगा, लेकिन 12.5 का 5th मल्टीपल होता है 62 1/2 या 62.5। अरे मल्टीप्लाई करके देखो ना पारुल, 3 का अगर आप मल्टीप्लाई इसमें कर रही हो तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तभी तो ये आएगा ना आपका 37 1/2। 12.5 में मल्टीप्लाई कर लो 3 का, समझ में आएगी नहीं आई बात? तो कितना आ जाएगा 37.5। उसी तरह से 5 टाइम में होगा 5/8। तो आप समझ में आया, वो 7th मल्टीपल था 87.5 या 87 1/2 जो मैंने वहां दिया था।
बेटा ये तीन और मतलब ये जो तीन अजीबोगरीब फ्रैक्शन है ये मैंने 12.5 के लिंक से बना दिए और ये फ्रैक्शन अजीबोगरीब जरूर हैं पर कैलकुलेशन में बड़ा काम आते हैं। मतलब मैं सबकी तो नहीं लिखा सकता लेकिन हाँ जो फ्रिक्वेंटली यूज जाते रहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो ये फ्रिक्वेंटली वाइज है। देखो सबसे पहली बात तो ग्रुप में आप कर लो। तो जैसे कि ये तो एक पूरा ग्रुप हो गया, ये एक पूरा ग्रुप हो गया। मतलब अगर आप ग्रुप वाइज याद करोगे ना तो एक के साथ दूसरे की लिंक बना बना के आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएगी। जैसे कि किसी ने बोला 62.5%, तो ये अगर आपको याद है कि हाँ यार ये तो 12.5 का 5 गुना है, यानी 5/8, क्योंकि 12.5 तो याद है मेरे को 1/8। तो अगर ये 12.5 का 5 गुना है 5/8, सीधे याद होगा, रटने की जरूरत नहीं, सीधे याद हो जाएगा। देखो अब ध्यान से आगे, अभी पूरी लिंक खत्म नहीं हुई है, अभी तो और लिंक आएगी। ग्रुप वाइज याद करते चलना, ये मैं ग्रुप बताते जा रहा हूँ। एक ग्रुप तो ये हो गया तुम्हारा, इनको एक अलग ग्रुप से याद कर सकते हो, इनको 12.5 का ग्रुप बोल सकते हो कि ये 3 नंबर 12.5 के ग्रुप के हैं। अगर तुमको याद हो गया यार ये 3 नंबर तो 12.5 के ग्रुप के। अच्छा अभी हाफ पे लिंक लाई। अच्छा 100 का 1/3 क्या होता होगा? 100 का 1/3 वो होता है 33 1/3%, 1/3 दैट मींस 1/3। 33 1/3 का डबल मालूम है क्या होता है? 66 2/3%। तो जैसे हाफ, जैसे इसको हम डबल कर देते हैं तो डबल क्या हो जाएगा? 2/3। 33 का मतलब 3 का डिवाइड माना, तो 66 का मतलब 3 का डिवाइड मान के डबल कर लेना, क्योंकि वो तो डबल है। अच्छा 33 1/3 का हाफ क्या होता है? हाफ होता है 33 1/3 का 16 2/3%। 33 1/3 का हाफ करोगे तो 16 2/3% आएगा, जो कि 1/6 होगा। और 1/6 के बाद का हाफ होगा इसका 8 1/3%, यानी 1/12। ये आपका अगला ग्रुप। क्लियर हुआ? मतलब ये डबल है और ये हाफ है। एक मिनट काम करता हूं, इसको ठीक करके लिखता हूं। हाँ इसको लाइन से लिख देते हैं ना अपन। 100 के फ्रैक्शन से बना 33 1/3%, यानी 1/3। इसका जस्ट डबल होगा 66 2/3%, दैट इज 2/3। ये एक ग्रुप याद रख लो। 33 का ग्रुप अलग हो गया, हमारे 12.5 का ग्रुप अलग हो गया। 12.5 के ग्रुप में 4 नंबर है, 33 के ग्रुप में हो गए। ग्रुप वाइज याद कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक और ग्रुप बताता हूं मैं। 33 का मैंने और 1/3 कर दिया, तो ये आया आपका 1/3। 33 का 1/3 होता है 11 1/9%, दैट मीन्स 1/9। ठीक है, 11% का मतलब 9 का डिवाइड मारना, तो 22 का परसेंट का मतलब 2/9। और क्या, जब 11 का मतलब 1/9 है तो 22 का मतलब 2/9, 33 का मतलब 3/9। अब वो तो 1/3 हो गया। अच्छा इसी तरीके से अगर हम और देखें, इसको ठीक से लिख देता हूं पहले। देखो इसके बाद में आप देखें, जैसे कि 11 में क्या करते हैं 9 का डिवाइड, तो 22 में क्या करेंगे 9 का डिवाइड करके 2 कर देंगे। उसी तरह से एक और इनवर्स रहेगा आपका। 9 1/11% का मतलब क्या हुआ? 1/11 मतलब 9 में हम करते हैं 11 का डिवाइड, 18 तो डबल है ना, 18 तो डबल है, तो 2/11 करो क्योंकि डबल है। अच्छा 27 क्या है? 27 तो ये लाइन का ट्रिपल है, सीधे सीधे करो ना 3/11, मतलब टेबल बन जाएगा आपका 9 के टेबल पे 1/11 2/11 3/11। आपको टेबल याद होनी चाहिए 9 की, आप कोई सी भी परसेंटेज वैल्यू में देख सकते हो। अच्छा ये तो अपने 9 के टेबल में आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, कितनी बार में आया बोला 3 टाइम्स में आया, तो 3/11। ठीक है ना, आपने देखा 36, अरे 36 दिख रहा है यार, 36 तो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 36 9 के टेबल में 4 बार आता है, तो 4/11। ठीक है हाँ वो 3/11, हाँ सही है सही है। अच्छा एक और, सर ये 11 1/9 वाला फिर से बता देते। 11 1/9 वाला जी सर।
देखो बेटा 11 1/9 का मतलब क्या हुआ, 1/9 का डिवाइड करना। 11 1/9 क्या है, 33 1/3 का 1/3। इसमें 3 का डिवाइड मारोगे तो यही आएगा ना, जी सर। है तो ये 1/9 आ गया, तो इसका भी 1/3 यानी 1/9। या तुम इसको रिजॉल्व करके भी आ सकते हो। फिर मैंने बोला जब 11% में हम 9 का डिवाइड मारते हैं तो 22 तो 11 भी डबल है, यानी यहाँ पे आप 2/9 करो, ठीक है। अच्छा 7 1/7% का मतलब होता है 1/14, ठीक है। 7 1/7 का डबल होता है 14 2/7%, जो मैं अभी लिखवाया था उसका मतलब होता है 1/7। 14 2/7% का डबल होता है 28 4/7%, इसका मतलब होता है 2/7 ग्रुप, ठीक है। और एक और था एक्स्ट्रा 7 9/13%, का मतलब होता है 1/13। इसका ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, 14 में तो 7 के डिवाइड लग जाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 2/11 बोलोगे, 2/13 पर नहीं जाएगा। तो बच्चों ये वाली फ्रैक्शन वैल्यूज है, कुछ मैंने देखो सब नहीं लिखाई, ये सबकी जरूरत भी नहीं है, मैंने सिर्फ वो लिखाई जो ज्यादा यूज आती है, ज्यादा सबसे ज्यादा यूज आती है, ठीक है ना, हमारे परसेंटेज में। तो ये वो वाले मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन है जो आप ग्रुप वाइज याद भी कर सकते हो, सबसे ज्यादा देखो ना, सबका डिवाइड लग रहा है। देखो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो आप 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, 5 का डिवाइड तो 20%, 6 का डिवाइड, 7 का डिवाइड, अच्छा 8 का डिवाइड कब लगाते हैं, अच्छा 9 का डिवाइड कब लगाते हैं, 10 का डिवाइड तो 10%, 11 का डिवाइड कब लगाते हैं, 12 का डिवाइड कब लगाते हैं, 13 का डिवाइड कब लगाते हैं, 14 का डिवाइड कब लगाते हैं, 16 का डिवाइड कब लगाते हैं। मतलब देख रहे हो, मतलब सीधे सीधे आपको कब कौन से नंबर का डिवाइड करना है उसकी परसेंटेज की वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों ये अगली क्लास तक आपको अच्छे से याद कर लेनी है, रट लेनी है, और कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। सब लोग ये बात ध्यान रखना, ये वाली चीज तो खैर मैं लिख के दे ही दूंगा अभी, ठीक है। हाँ, और बाकी की बच्ची कुछ है, जैसे कि 15 का मतलब 6 2/3 हो गया, कुछ ही बच्ची है। देखो 18 का 19 का डिवाइड, यहां तक तो बता ही दिया था ना, 17 18 19 ग्रुप में याद कर लेना, और क्या 17 18 19 ग्रुप वाइज याद कर लेना। तो ये दोनों चीज मैं आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। सारे बच्चे पोल कर दो। चलो बच्चों, अब हम मिलते हैं कब, सीधे बच्चों सीधे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हाँ पोल डन। चलो बच्चों, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बच्चे सर। करते भी हैं पूछते भी हैं, तो कोई झिझकना नहीं, मैं सॉल्यूशन सर। देता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर टेलीग्राम पे ना आपका मिलता ही नहीं रहता है। मेरा ग्रुप नहीं है बेटा, लेकिन मेरा ग्रुप ज्वाइन। नहीं, मेरे को पर्सनली करते हैं सब बच्चे मैसेज, मतलब जितने भी करते हैं, ठीक ओके है। सर। हाँ तो मेरा नाम आप ढूंढ सकती हो, अंकित शर्मा, मैथ्स के ग्रुप में सर्च कर लेना, अंकित शर्मा में मिल जाऊंगा। और ओके अगर सर। अभी ढूंढना हो किसी को, मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं अभी के अभी, अगर अभी आपको किसी को मैथ्स के ग्रुप में अगर मुझे ढूंढना हो तो मैं इस वक्त एक काम करता हूँ, मैथ्स के ग्रुप में एक डॉट टाइप करके भेज देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम सीधे ऊपर नीचे ही आ जाएगा, पहुंच गया होगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू बच्चों, गुड डे। मेरा नहीं है टेलीग्राम बेटा, मेरा कोई ग्रुप नहीं है जब तक। थैंक यू बच्चों, सभी बच्चे बाय।